नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे प्रयोगवाद। जब हम प्रयोगवाद पढ़ रहे थे तो उस समय मेरे लैपटॉप में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बीच में ही स्टॉप करना पड़ा था। तो प्रयोगवाद के अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ों पर चर्चा कर चुके थे। लगभग 1.5 घंटे का वो वीडियो है, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा, उसको देखिएगा। प्रयोगवाद के अंतर्गत हम प्रयोगवाद का परिचय, प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोत, प्रयोगवाद का उद्भव किस प्रकार हुआ, उसका विकास किस प्रकार हुआ, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, इस पर, और प्रगतिवाद की क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रयोगवाद पर आप लोग की पकड़ जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, और इसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि उसके बाद आप लोग की परीक्षा में अगर प्रयोगवाद से कोई भी प्रश्न है तो वो गलत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमने हमारे YouTube चैनल पर आदिकाल, जो कि वीरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सारी चीज़ें, और उत्तर छायावाद हमारे YouTube चैनल पे वीडियो उपलब्ध हैं। उसे जाइए, देखिए, और बहुत विस्तार से चीज़ें समझाई गई हैं। आपके परीक्षा के लिहाज से ही चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा क्लास था। थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं ताकि चीज़ों से आप तालमेल बैठा पाएँ। तो हम प्रयोगवाद जो है, तो हिंदी के प्रख्यात कवि अज्ञे के संपादन में तार सप्तक नाम से एक काव्य संग्रह, कितने में, एक काव्य संग्रह आया था 1943 में। किस नाम से? तार सप्तक, तार सप्तक नाम से। ठीक, तार सप्तक नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। कितने में प्रकाशित हुआ था? 43 में। किसने प्रकाशित किया था? किसके संपादन में प्रकाशित हुआ था? तो अज्ञे के संपादन में। ठीक है। और इस कविता में 7 कवियों की क्या थी, कविताएं संकलित थी। तार सप्तक, सप्तक माने क्या होता है? 7, और तार माने क्या होता है? संदेश होता है ना। हम पहले के ज़माने में सुनते हैं ना कि तार भेजा करते थे लोग, तो तार भेजने से क्या मतलब था? संदेश भेजते थे। ठीक है। तो इसमें कितनी कवियों की कविताएं संकलित हैं? 7 कवियों की। ठीक, पूछा जाता है, मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट भी कर ले सकते हैं। तो तार सप्तक के 7 कवि का क्या नाम है? 7 कवियों का क्या नाम है? 7 कवियों का नाम जो है, 1 नंबर पे तो स्वयं कौन है? स्वयं तो अज्ञे ही हैं। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा मुक्तिबोध, अज्ञे, मुक्तिबोध। तीसरे नंबर पे कौन? प्रभाकर माचवे। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे गिरिजा कुमार माथुर। पांचवें नंबर पे आते हैं भारत भूषण अग्रवाल। छठे नंबर पे आते हैं हमारे नेमीचंद्र जैन। और 7वें नंबर पे कौन? रामविलास शर्मा। ये ध्यान रख लेंगे, 7 कवियों का नाम पूछा जाता है। आपसे एक कवि पूछ लेगा, हो सकता है कि गिरिजा कुमार माथुर पूछ लें, और ये बत पूछें कि गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं। तो ध्यान रखना है किस सप्तक के, तो तार सप्तक के कवि हैं। और मैंने यहाँ एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ
जो पहला जो तार सप्तक है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको तार सप्तक नाम दिया गया है। ठीक है, उसको आप लोग प्रथम तार सप्तक या पहला तार सप्तक नहीं करेंगे, उसको क्या नाम दिया गया है, केवल और केवल उसका नाम है तार सप्तक। ध्यान रखेंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है लिखते हुए कि वो लिखते हैं प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रथम को कोई नहीं, नाम ही नहीं है प्रथम। ठीक है, गलत हो जाएगा अगर वो लिख लेते हैं आप लोग तो। क्या है, तार सप्तक है। कब आया था, 1943 में। और दूसरा है दूसरा सप्तक, तार हटा देंगे बीच में से। ठीक है, तार नहीं लगता है। दूसरा सप्तक कब, 1991। ध्यान रखेंगे कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे, तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। ध्यान रखना ये भी। और कब कब प्रकाशित हुए थे, यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है, चारों पूछा जाता है। ठीक है, कब कब ये प्रकाशित हुआ है। तो पहला जो तार सप्तक है वो कब, 43। दूसरा सप्तक जो है 1951। तीसरा सप्तक है 1959। और चौथा सप्तक जो है 79। कितना, 79 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 7 सप्तक के कवि कौन है, 7 सप्तक के कवियों में है, पहले तो अज्ञे का ही नाम ध्यान रख लेंगे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और रामविलास शर्मा। देखिए ये चीज़ें स्लाइड में भी लाई जा सकती थी। ठीक है, लेकिन मैं लिख कर क्यों दिखाना चाह रही हूँ, लिख कर दिखाना इसलिए मैं चाह रही हूँ ताकि मैं चीज़ें लिखूंगी तो आप लोग के दिमाग में ज़्यादा वो स्थिर रहेगा। ठीक है, क्योंकि चारों सप्तक का कवियों से पूछता है कि चारों सप्तक में 7-7 कवि हैं, तो वहाँ से एक कवि को उठा लेता है, पूछता है किस सप्तक के कवि हैं। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा है चीज़ें तो 1 नंबर वहाँ से क्या होता है, घटता है। तो आप 1 नंबर, जब इतने सरल प्रश्न में आपका 1 नंबर घटना, तो आप समझ सकते हैं आपकी रैंक कहाँ जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और जब हम प्रयोगवाद पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये बहुत लोगों को पता होगा कि प्रयोगवाद शब्द का पहला प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ठीक है, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने किसके माध्यम से किया था, तो उन्होंने एक निबंध लिखा था। किस नाम से, प्रयोगवादी रचनाएं। इस पर मैं डिटेल में गई हूँ पहले वीडियो में, तो मैं अभी बस आप लोग के जहन में थोड़ी सी चीज़ें क्या करना चाहती हूँ, थोड़ा सा सजीव करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को जो आपने याद तो कर ही लिया होगा, उम्मीद करती हूँ, तो वो क्या हो जाए, वो आप लोग को और रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, और किसके माध्यम से किया था, उन्होंने एक निबंध लिखा था। निबंध किस नाम से लिखा था, तो निबंध लिखा था उन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं नाम से। ठीक है, किस नाम से, प्रयोगवादी रचनाएं। मैं लिख देती हूँ ताकि ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान रखें। प्रयोगवाद का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने निबंध में क्या लिखा था, प्रयोगवादी रचनाएं। और ध्यान रखना है कि जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो प्रयोगवाद को क्या कहते हैं, वो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहते हैं। ठीक है, वो प्रयोगवाद को पसंद नहीं करते थे। अगर मैं पूछूं कि नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं किस वाद के समर्थक रहे हैं, तो किस वाद का समर्थन किया है उन्होंने, छायावाद का। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सौंदर्यवादी आलोचक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि वो छायावाद के क्या है, समर्थक आलोचक है। कौन, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवि को क्या कहा है, प्रयोगवादी कवि को कहा है राहों के अन्वेषी। ठीक है, राहों के अन्वेषी क्यों कहा है, अन्वेषी से मैंने क्या मतलब बताया था, अन्वेषी से मैंने मतलब बताया था ना कि अभी खोज करता है। ठीक है, अभी किसी राह पे पहुँचे नहीं हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या कहते हैं अज्ञे, वो कहते हैं कि वे किसी स्कूल के कवि नहीं हैं।
ये जो सातों कवि है तार सप्तक के, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो सातों कवि हैं उसमें मुक्तिबोध, स्वयं मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा ये किस किस प्रगति मार्क्सवादी विचारधारा से भी बहुत प्रभावित रहे हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा मुक्तिबोध की रचनाओं में देखेंगे तो मार्क्स का प्रभाव दिखता है हमें, और बहुत खुले तौर पे दिखता है। ठीक है, तो वही अज्ञे कहते हैं कि ये जो सातों कवि हैं वो क्या एक स्कूल के नहीं हैं। स्कूल से क्या मतलब है, अर्थात वो एक विचारधारा से संबंधित नहीं है, एक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। ठीक, वो किसी मंजिल पर भी अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी राही हैं। ध्यान रखेंगे, अभी क्या है, राही हैं, अभी वो किसी मंजिल पे पहुँचे ही नहीं हैं, अभी राही हैं। राही नहीं, राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी से तात्पर्य खोज करता है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोग को समझ आ ही गई होंगी। और उसके बाद मैंने एक पत्रिका का जिक्र किया था, वो है प्रतीक। मैं लिख देती हूँ नीचे, प्रतीक पत्रिका का जिक्र किया था ना मैंने 1947 में, जो कि निकला था। इसका संपादन किसने किया था, अज्ञे ने किया था। ठीक है, तो जो प्रतीक पत्रिका है उसमें भी जो प्रयोगवादी जो गुण हैं कविताओं में, वो उभर कर किस में सामने आने लगे थे, प्रतीक पत्रिका में। क्या आने लगे थे, जो प्रयोगवादी रचनाओं में जो गुण हैं। तो वो आप लोग वो पहला वीडियो देख लीजिए, तो मैं उसमें बहुत विस्तार से गई हूँ आखिर किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ उस समय रही हैं। मैंने बहुत विस्तार से वहाँ चीज़ें डिस्कस की हैं। जिन्होंने देख लिया है वो आपस में कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तार सप्तक पत्रिका 1943 7 कवियों की कविताओं का क्या है, प्रकाशन है। अज्ञे ने कहा, वे सब किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुँचे भी नहीं हैं, अभी राही हैं। राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। प्रयोगवाद के संबंध में ये किसकी परिभाषा है, तो ये ध्यान रख लेंगे कि प्रयोगवाद के संबंध में ये परिभाषा किसकी है, तो ये है अज्ञे की। अभी प्रयोगवादी कवि कैसे हैं, एक स्कूल के नहीं हैं और अभी एक राह पर पहुँचे भी नहीं हैं। क्या है, राहों के अन्वेषी हैं। ठीक, अब जो है ये जैसे कि मैंने बताया तार सप्तक के जो कवि हैं उनको पूछा जाता है। ठीक है, और 4 सप्तक हैं, 4 सप्तक के कवि में 7 कवि संकलित हैं। तो आप लोग अगर आप लोग को याद है सातों कवि चारों सप्तक के, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, इससे एक प्रश्न बनता है। ठीक, एक प्रश्न छोड़ना मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जेआरएफ होता है हम लोग कुछ पॉइंट से रह जाते हैं। सब सारी कुछ चीज़ें होने के बाद भी एक नंबर से, एक पॉइंट से अगर आप पीछे हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है। तो वो चीज़ें ध्यान रख के आपको सारी चीज़ें करनी ही हैं, ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो अज्ञे का जन्म कब हुआ था, 1911, ये भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तार सप्तक में पहले कौन है, अज्ञे ही रहेंगे ना, उन्होंने संपादन ही इसका किया है। ठीक है, उसके बाद है रामविलास शर्मा, उनका जन्म कब है, 1912। ये ध्यान रख लेंगे, जिनका जन्म वर्ष महत्वपूर्ण है वो मैं बता रही हूँ, ये भी पूछ लिया जाता है क्रम से लगाने के लिए। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ है, इनका भी पूछा गया है। प्रभाकर माचवे जो है 1917 में इनका जन्म है। नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल 1919 में, ध्यान रख लेंगे, इनका भी पूछा गया है। अब जो सातों कवि हैं, आप लोग अगर मैंने जैसे बताया कि अगला आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो उसको याद करने की मैं कुछ ट्रिक्स लाई हूँ जिससे कि आप लोग को याद हो जाए। तो वो है ट्रिक क्या है, अर्गप नगभा, अर्थात अ से कौन, अज्ञे। ठीक है, र से कौन, रामविलास शर्मा, ग से कौन,
गजानन माधव मुक्तिबोध। प से प्रभाकर माचवे। न से नेमीचंद्र जैन। ग से गिरिजा कुमार माथुर और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये अगर ट्रिक नहीं होता है तो इसके अलावा भी जो मैंने ट्रिक से याद किया था वो भी मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। वो है आर्मी पंजाब करके मैंने एक ट्रिक बनाया था जिससे मैं ध्यान में रखती हूँ ये चीज़ें। तो मैंने बनाया था आर्मी पंजाब करके। ए से कौन? अज्ञे, ठीक है। ए से अज्ञे, आर से रामविलास शर्मा, एम से मुक्तिबोध, पी से प्रभाकर माचवे, एन से नेमीचंद्र जैन, जी से गजानन माधव मुक्तिबोध, बी से भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। आई होप ये नहीं याद हो रहा तो ये तो याद ही होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों में से कोई याद नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। आपको जिस तरह से सहूलियत होती है आप उसी तरह से याद करिए, ठीक है। बस याद होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जिस तरह से याद करिए, या फिर कुछ लोग बहुत बार पढ़ लेते हैं तो उनके दिमाग में हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग को ट्रिक मैं इसलिए देना चाह रही हूँ, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो उस समय प्रेशर होता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग सुने ही होंगे कि बहुत से लोग ना सारी चीज़ें जानते हुए भी उनका परीक्षा में क्या होता है, प्रश्न छूट जाता है। छूटने का क्या कारण है? वहाँ पे वो प्रेशर क्या होता है, वो झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। एक तो दिमाग में रहता है कि ये प्रश्न करना है, 3 घंटा है। कुछ लोगों से लैपटॉप की जो वहाँ पे लाइट होती है वो नहीं होती है, उनके आँख पे प्रेशर जाता है। इन सब चीज़ों से उनके दिमाग पे प्रेशर होता है और वो चीज़ें क्या होने लगती है, छूटने लग जाती हैं। तो इसलिए मैं ट्रिक बताना चाह रही हूँ ताकि आपको ये सब हो ही ना, ठीक है। ये हुआ हमारा ट्रिक। नंद दुलारी वाजपेयी, जैसे कि मैंने कहा, प्रयोगवाद शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके माध्यम से? प्रयोगवादी रचनाएं निबंध के माध्यम से इन्होंने क्या कहा था? बैठे ठाले का धंधा कहा था किसे? प्रयोगवाद को। अज्ञे ने क्या कहा था? अभी राह पे पहुँचे नहीं हैं, क्या है? राहों के अन्वेषी है, अर्थात खोजी हैं, खोज करने वाले हैं अभी भी, ठीक है। अब दूसरा सप्तक जो है वो कब आया? 1951। चारों सप्तक का आप लोग को याद करना ही है, ठीक है। जो जब भी प्रकाशित हुआ है आप लोग को ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और सातों कवि भी हम लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा, सातों कवियों के साथ साथ जो अन्य कवि हैं वो, ठीक। तो चलिए उसका देख लेते हैं। तो दूसरे सप्तक में है कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इनका पूछा गया है जन्म वर्ष 1911 में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911। भवानी प्रसाद मिश्र 1913। हम स्लाइड ऐसे बना रहे हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कुछ भी ना छूटे, अगर जन्म वर्ष भी आ जाता है तो, ठीक है। और शकुंत माथुर 1922। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो कुछ है वो है, महत्वपूर्ण जो है कि दूसरे सप्तक में कौन है? दूसरे सप्तक में एक महिला है, वो क्या नाम है उनका? शकुंत माथुर नाम है उनका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये इससे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पूछ लेगा अगर कि किस सप्तक में महिला शामिल हुई हैं, तो किस सप्तक में? तार सप्तक में कोई महिला शामिल नहीं है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि किस सप्तक में कोई महिला शामिल नहीं है तो किस सप्तक में? जो तार सप्तक जो 1943 वाला है उसमें कोई महिला शामिल नहीं है। लेकिन दूसरा जो सप्तक आता है, दूसरा सप्तक कौन सा? 1951 वाला, उसमें कौन शामिल है? एक महिला कवित्री शामिल है। क्या नाम है उनका? शकुंत माथुर, ठीक है। हरिव्यास जन्म वर्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राम नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, उनका जन्म कब है? 1926। रघुवीर सहाय 1929। तो ये जो ट्रिक है, आगे कर लेती हूँ, ये है हरिनर संभव रघुकुंत वीर। हरि से कौन है? हरि नारायण, ध्यान रख लेंगे, ठीक है।
आप लोग को जैसे सहूलियत होती है वैसे कर लीजिए, मुझे जो मैंने किया था वो मैं बता दे रही हूँ। हरिनर अर्थात हरिनारायण, ठीक। सम से कौन, शमशेर बहादुर। भव से कौन, भवानी प्रसाद। रघु से कौन, रघुवीर सहाय। कुंत से कौन, शकुंत माथुर, जो कि एकमात्र महिला हैं दूसरे सप्तक में शामिल। वीर से कौन, रघुवीर सहाय, ठीक। आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा शब्द का 1959 क्या है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जन्म वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वत्सयायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अब यहाँ पे एक और तथ्य महत्वपूर्ण आता है कि दूसरे सप्तक में कौन महिला शामिल है? दूसरे सप्तक में कौन शामिल है? दूसरे सप्तक में है शकुंत माथुर, ठीक है। अब तीसरे सप्तक में कौन महिला आ गई हैं? तीसरे सप्तक में आती हैं कीर्ति चौधरी, ध्यान रख लेंगे, ठीक है, कीर्ति चौधरी। दूसरे में शकुंत माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी, ठीक। इसकी दो ट्रिक है, मैं पहले ये जो है वो बता देती हूँ। प्रयाग से प्रयाग नारायण, मद से मदन वात्स्यायन, विजय से विजय देवनारायण शाही, की कीर्ति अर्थात कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण सक्सेना, अच्छा अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। तो मैंने जो ट्रिक बनाया था मेरा अपना जो है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने बनाया था मदन विजय कुंवर केदार, नाम की तरह लग रहा है ये सारे नाम, ठीक है, वैसे तो सारे नाम ही हैं, फिर भी मदन विजय कुंवर केदार का कीर्ति प्रयाग में सर्वस्व है, मैंने इस तरह से बनाया था, ठीक है। मदन से मदन वात्स्यायन, विजय से विजय देव नारायण शाही, कुंवर से कुंवर नारायण, केदार से केदारनाथ सिंह का कीर्ति चौधरी। प्रयाग में सर्वस्व है, प्रयाग से तात्पर्य प्रयाग नारायण, सर्वस्व से तात्पर्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक। आई होप कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। आगे चलती हूँ। चौथे सप्तक में जो है 1979 कौन कौन है? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। फिर अब एक महत्वपूर्ण चीज़ बताइए आप लोग कि अब दूसरे सप्तक में कौन महिला शामिल थी? महत्वपूर्ण है इसलिए मैं लिख लिख के बता रही हूँ, ठीक है। दूसरे में शकुंत माथुर, मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग भी, ठीक है। तीसरे में कौन शामिल है? तीसरे सप्तक में हमने पढ़ा कीर्ति चौधरी शामिल है, महिलाओं की बात हो रही है, चौधरी। तीसरे सप्तक में कौन शामिल है? तीसरे तो हो गया ना। चौथे सप्तक में शामिल है सुमन राजे। सुमन राजे का एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी बहुत प्रसिद्ध है, मुझे आप लोग इसका कमेंट में नाम बताएंगे वो क्या है। मैंने वो साहित्य इतिहास लेखन और परंपरा जब वीडियो करवाया है तो इसके बारे में हमने चर्चा की है। जो भी वीडियो हमारे चैनल पे करवाए गए हैं वो परीक्षा में आप लोग को बिल्कुल सहायता करेगी, एक तरह से गारंटी है कि आप लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए ताकि बैठ के आराम से और कॉपी किताब लेकर बैठिए, ठीक है। नोट करते चलिए जो भी चीज़ें बताई गई हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका ट्रिक है राजेंद्र नंद अवधेश स्वदेश सुमन श्री राम। राज से कौन? राज से कौन? राजकुमार कुंभज, ठीक। राजेंद्र से कौन? राजेंद्र किशोर। नंद से कौन? नंद किशोराचार्य। अवधेश कौन है? अवधेश कुमार है, ठीक है। स्वदेश दीपक। सुमन राजे। श्री राम
श्री राम वर्मा, ठीक है। और लेकिन मैंने जो किया था ना, वो मैंने ये ट्रिक नहीं किया था। मैंने जो किया था वो मैं बता देती हूँ, आप लोग से शेयर कर देती हूँ। वो था अवध का राजकुमार नंद किशोर। अवध का राजकुमार, अवधेश कुमार, अवध और राजकुमार, ठीक है। अवध राजकुमार 2 वहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। अवध का राजकुमार नंद किशोर श्री राम भारती हैं। श्री राम भारती जो स्वदेश भारती उनका श्री राम भारती हैं, सुमन राज्य और राजेंद्र किशोर। ऐसे करके मैंने ध्यान रखा था। आप लोग को जैसे सहूलियत होती है आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए और कुछ शेयर भी कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ गए, वहाँ भी आप लोग शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी सहायता हो जाए, है ना। कुछ विशेष, ऐसा माना जाता है कि तार सप्तक पत्रिका निकालने का विचार किसका था? प्रभाकर माचवे का था। विचार, ध्यान रखना, इन्होंने निकाला नहीं था तार सप्तक, केवल क्या था? विचार इनके दिमाग में आया था, क्या आइडिया आया था, ठीक है। किंतु अज्ञेय को तार सप्तक का प्रवर्तक मानते हैं। प्रवर्तक किसे मानते हैं? अज्ञेय को, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। प्रयोगवाद एक कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग को तो ध्यान रखना ही है। प्रयोगवाद जो है शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा था? नगेंद्र ने कहा था। शैलीगत विद्रोह क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया है कि जो प्रयोगवाद है इसने विषय वस्तु से ज़्यादा किस पर ध्यान दिया है? शिल्प पर ध्यान दिया है। वो इलियट के निर्वैक्तिक सिद्धांत से प्रभावित थे, फ्रांस के रूपवाद से प्रभावित थे, ठीक है। तो जो कि विशेष रूप से इन्होंने भी किस पर जोर दिया था? भाषा पे जोर दिया था, भाषा शैली पर, ठीक है, शिल्प पर जोर दिया है, विषय वस्तु पर नहीं। तो वहीं से नगेंद्र क्या कहते हैं इसको? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ठीक। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। कौन कहते हैं? केसरी कुमार कहते हैं, ठीक है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग क्या है? कलात्मक अनुभव का क्षण। कलात्मक ध्यान रख लेंगे, कला, ठीक है। किसने? रघुवीर सहाय ने कहा है। तार सप्तक 1943 प्रयोगवादी कवि राहो के अन्वेषी हैं। अब तो ये समझ आ ही गया होगा। दूसरे सप्तक में प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। जब प्रयोगवाद का नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद नाम देते हैं तो आगे क्या इससे असहमत होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। क्यों सिद्धांत नहीं है? क्योंकि इसके कवि कोई एक स्कूल से है ही नहीं, अर्थात एक विचारधारा से प्रभावित नहीं है। और प्रयोगवाद का एक, मैं कहूँ, अज्ञेय विरोध करते हैं प्रयोगवाद नाम का, ठीक है। किंतु आगे चल के यही रूढ़ हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आगे हैं प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। ध्यान रखेंगे, क्या खोजने वाले? मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि कौन? अज्ञेय, ठीक है, ध्यान रख लेंगे चीजें, ठीक है। प्रयोग अपने आप में, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह प्रेषित करने की क्रिया को, उसके साधन को जानने का भी साधन है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी परिभाषा है, आगे की परिभाषा है, ठीक है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वो प्रयोगवाद क्या है? साधन है, साध्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। परिभाषा किसकी है? आगे की। कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साधन नहीं है, इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। जैसा कि मैंने बताया था कि उनको वो आगे क्या मानते हैं? प्रयोगवादी जो प्रयोगवाद कहने पर एक तरह मैं कहूँ कि विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, ठीक है, वाद अर्थात सिद्धांत नहीं है, ठीक। और हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक जितना हमें क्या कवितावादी कहना। किसका कथन है? अज्ञेय का कथन है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब तार सप्तक के कवियों को कविता एवं अन्य क्षेत्र में मिले ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान। जो तार सप्तक कवियों को जो ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान जो उन्हें सम्मानित किया गया, उसके संबंध में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था, उसे जानने के पहले थोड़ा सा अज्ञे का जीवन परिचय ले लेते हैं। हमने ये बात कर ली थी। मैं एक पेज ले लेती हूँ ताकि मैं स्पष्ट तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे अज्ञे पर। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1911 को। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रयोगवाद का प्रवर्तक। क्या कहते हैं? प्रयोगवाद का प्रवर्तक। किसे मानते हैं? अज्ञे को। ठीक है, और प्रयोगवादी काव्य की जो विशेषताएं और सीमाएं हैं, उन्हें हम श्रेष्ठ रूप में अज्ञे के काव्य में देख सकते हैं। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं, ये मैं विशेषताएं क्या क्या हैं, अब मैं इसको फिर नहीं दोहराऊंगी। आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए या फिर जो वीडियो देख के आए हैं वो बहुत आराम से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, अज्ञे में पूरी तरह से स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक, और अज्ञे का पहला जो काव्य है, अज्ञे का पहला काव्य संग्रह क्या है? पहला काव्य संग्रह यहीं लगे हाथ ये भी देख लीजिए, भग्नदूत है ना। अज्ञे का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में प्रकाशित है। ठीक है, तो अज्ञे का जो पहला काव्य संग्रह भग्नदूत में भग्नदूत प्रकाशित हुआ है, ये बस इतना ध्यान रखिए। इसके अलावा दूसरा है चिंता इत्यलम, पूछा जाता है इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रही हूँ। चिंता का प्रकाशन वर्ष ये भी पूछा गया है बहुत बार। चिंता का 42। इत्यलम भी पूछा गया है। इत्यलम कब? 1946। ठीक है, तक कविता, जो ये कविताएं हैं उसमें प्रयोगवाद का रुझान साफ साफ नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रयोगवाद में जो भग्नदूत, चिंता और इत्यलम ये जो रचनाएं हैं, उस समय तक प्रयोगवादी रचनाएं उभर कर नहीं आती हैं। जो विशेषताएं हैं उसकी क्या सामने उभर कर नहीं आती है, तो उभर कर आखिर किस रचना में आने लगती है? तो वो आती है, ध्यान रख लीजिएगा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर कब प्रकाशित हुआ है? ये है 1949 में। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, इसमें क्या है? इसमें जो है जो प्रयोगवादी रुझान है, ठीक है, अज्ञे का, वो क्या एकदम साफ तरीके से हमें क्या स्पष्ट होने लग जाता है। स्पष्ट हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें जान लेना ज़रूरी है कि एक आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उनके अनुसार वो अज्ञे के बारे में कुछ अपना मत देते हैं। वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं कि मुक्ति और जीने की लालसा या कहें स्वतंत्रता की खोज ही अज्ञे की काव्य की सही जमीन है। क्या है? मुक्ति और जीने की लालसा, यही क्या है? अज्ञे के काव्य की सही जमीन है। ठीक है, अज्ञे की कविताओं में प्रकृति के प्रति विशेष लगाव के दर्शन होते हैं। उनमें अधिकांश प्रिय प्रतीक भी प्राकृतिक हैं। कौन कौन से प्रतीक उनके प्राकृतिक हैं भाई? तो वो जो है नदी, तट, मछली, सागर, चिड़िया, चांदनी, धनुष, सांझ इत्यादि जो है वो क्या है?
प्राकृतिक ही है ना, जो नदी के द्वीप है, तो ये सारी चीज़ हैं वो क्या है, प्रकृति से ही ली हैं। तो इसके विपरीत उनकी कविताओं में शहरी जीवन के प्रति क्या है, गहरी वितृष्णा का दर्शन भी होता है। ये ध्यान रख लेंगे, क्योंकि क्यों उनके जो प्रयोगवादी कवि हैं वो शहरी जीवन से क्यों उनको एक तरह से लगाव भंग हुआ था, क्योंकि वो शहरी जीवन की जो कुंठाएं हैं, उपयोगितावादी मानसिकता है, वो उससे एक तरह से मैं कहूँ इससे उनका जो है एक तरह से मोह भंग हुआ था शहरी जीवन से। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। और औद्योगिक सभ्यता के प्रति उनके गहरे लगाव को व्यक्त करने वाली कविता भी है। औद्योगिक सभ्यता जो है उसके प्रति क्या है, गहरे अलगाव है। ठीक, देखे ही होंगे कि उनकी जो रचनाएं हैं वो अपनी प्रेयसी को क्या कहते हैं, कलगी कहते हैं, बाजरे की। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कोरिलेट कर लीजिए आप लोग कि किस प्रकार की मानसिकता के हैं कौन, अज्ञे। ठीक, अज्ञे ने अपनी कविता में काव्य सत्य पर विचार किया है। जिजीविषा और सत्य की निरंतर खोज उनकी कविताओं के प्रिय विषय रहे हैं। क्या, जिजीविषा और सत्य की ओर निरंतर खोज किसके काव्य की विशेषता रही है, अज्ञे की काव्य की विशेषता रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। चलते हैं आप स्लाइड पर हम अपने, ताकि हम आगे के कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो हम देख सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे। अज्ञे को ज्ञानपीठ कब मिला था, 78। वहीं महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला था, महादेवी वर्मा को किस रचना पे ज्ञानपीठ मिला था, यामा पे मिला था ना। छायावाद पे जो वीडियो है वो देख लीजिए, तो ये चीज़ें स्पष्ट ही हो जाएंगी आप लोग की। कब, 1982 में। ये ध्यान रख लेंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अज्ञे तो बाद में आए हैं, महादेवी वर्मा पहले, तो महादेवी वर्मा को पहले आना चाहिए, है ना। बहुत से लोग यही सोच के गलत करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले किसे प्राप्त हो गया था, अज्ञे को प्राप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद किसे प्राप्त हुआ है, महादेवी वर्मा को। किस रचना के लिए, यामा के लिए। ठीक है, अब हम अपने आगे पे आते हैं। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है, 1978 को। और किस रचना के लिए, वो है कितनी नाव में कितनी बार। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, ज्ञानपीठ किसके लिए प्राप्त हुआ है, कितने नाव में कितनी बार के लिए। ठीक, 1978। साहित्य अकादमी जो है कब प्राप्त हुआ है, 1964 में। किस रचना के लिए, आंगन के पार द्वार रचना के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रामविलास शर्मा भी शामिल है ना, किसमें, हमारे प्रयोगवादी रचनाओं में, जो तार सप्तक के कवियों में। ठीक है, तो इनको साहित्य अकादमी कब पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था, इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है 1970 में। और किस रचना के लिए 1970 में साहित्य अकादमी मिल गया इनको, वो है निराला की साहित्य साधना। 3 भागों में इन्होंने लिखा है, और इसके लिए क्या है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। एक तरह से मैं कहूँ रामविलास शर्मा के प्रिय कवि कौन है, तो रामविलास शर्मा के प्रिय कवि निराला हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और निराला के प्रिय कवि के विषय में पूछ लिया जाए तो निराला के प्रिय कवि कौन है, निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान, इनको व्यास सम्मान कब प्राप्त हुआ, 1991 को प्राप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, पहला व्यास सम्मान किसे प्राप्त है, पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त है। ठीक है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस पर इन्हें क्या प्राप्त है, व्यास सम्मान। ध्यान रख लेंगे, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना के लिए 1991 में उनको क्या प्राप्त है,
व्यास सम्मान प्राप्त है। किसे? रामविलास शर्मा को। ठीक, चलिए अब आगे। अब है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। आप लोग नाम बताइए उसका, कौन सी रचना है? इनकी प्रमुख रचना है, मैं यही लिख देती हूँ, बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रख लेंगे, मंजीर करके। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1941 में। ठीक है, एक तरह से मैं कहूँ कि उन्होंने अपनी काव्य यात्रा की जो शुरुआत है वो किससे की थी? मंजीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और उनके काव्य की जमीन कैसी है? प्रेम और सौंदर्य है उनके काव्य में, काव्य की जमीन में, या कहूँ उनके दृष्टिकोण में क्या है? प्रेम और सौंदर्य। इसके अलावा उनकी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं ये भी जान लीजिए। जो महत्वपूर्ण है मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाए। मंजीर तो है, इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है नाश और निर्माण। नाश और निर्माण, ये रचना कब की गई है? 1946 में। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा पूछा जाता है धूप के धान, 1955 में, बहुत बार पूछा गया है। जो भी मैं अभी बता रही हूँ पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे इसलिए। धूप के धान, यही जो रचना है उनका बहुत बार पूछा गया है। तो नारी प्रेम और प्रकृति प्रेम उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। ध्यान रख लेंगे, इनका मुख्य विषय क्या रहा है? गिरिजा कुमार माथुर का अगर कविताओं का विषय पूछ लूँ मैं तो नारी प्रेम और प्रकृति प्रेम। ठीक है, किसकी कविता का विषय रहा है? ये जो विशेषता रहा है गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं की विशेषता रही है। जो भी चीज़ें भी बताई जा रही हैं उससे नोट करते चलेंगे एक्स्ट्रा। अब ये नहीं रह गया है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे और तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब कब प्रकाशित हुई हैं। अब ये जो है यूजीसी नेट नहीं पूछना है और नहीं पूछने वाला। ठीक है, जो निरंतर इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि किस प्रकार पैटर्न बदल रहा है। तो पैटर्न के हिसाब से हम भी चल रहे हैं। तो आप भी, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने में क्या हो रहा है, बस नोट करते चलिए। ठीक है, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसे भी नोट कर लीजिए। तो जो मैं क्या बता रही थी, नारी प्रेम और प्रकृति प्रेम इनकी कविताओं का क्या रहा है? मुख्य विशेषता रही है। ठीक है, और इसके अलावा क्या, गीयता उनके काव्य की खास पहचान है। ठीक है, इनकी जो कविताएं हैं उसको क्या हैं, कैसी हैं? गेय हैं, मतलब आप गा सकते हैं। वे काव्य में नाद सौंदर्य को प्रमुख स्थान देते थे। नाद सौंदर्य था जो हम गा सकें जिसे। ठीक है, और अज्ञे की तरह उनकी सौंदर्य चेतना सामाजिक जीवन के निरपेक्ष नहीं है। ध्यान रखेंगे ये चीज़ें कि सामाजिक जीवन के निरपेक्ष नहीं गए हैं वे कौन? गिरिजा कुमार माथुर। और प्रेम और सौंदर्य दोनों ही संसार के बीच आकर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, जो प्रेम और सौंदर्य है वो कहाँ लेते हैं आकर? समाज में ही। ठीक है, और उनकी कविताओं में दैहिकता अधिक है, कल्पना कम है। ध्यान रखेंगे, क्या अधिक है? दैहिकता अधिक है और कल्पना कम है। ठीक है, और प्रयोगवादी कवियों में रोमानियत का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? अगर मैं बात करूं रोमानियत या फिर रोमानियत करती हूँ, रोमानियत तो रोमानियत का प्रभाव किस पर पड़ा है सबसे अधिक प्रयोगवादी रचनाकारों में? तो ध्यान रख लेंगे कि रोमानियत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में। ठीक है, अब ये हुई उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी। अब चलते हैं उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी 1991 में, और किस रचना के लिए? मैं वक्त के हूँ सामने। इस रचना के लिए उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी। क्या? मैं वक्त के हूँ सामने।
और व्यास सम्मान 1993 में उसी रचना के लिए। मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है। साहित्य अकादमी भी और व्यास सम्मान भी इनको एक ही रचना के लिए मिला है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन है? आगे हमारे भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण है, शाहभूषण नहीं, इसको ठीक कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। तो भारत भूषण अग्रवाल की जो पहली रचना है वो कौन सी रचना है? छवि के बंधन। इनकी रचनाएं भी लिख देती हूँ मैं। जो पहली इनकी रचना है वो क्या है? छवि के बंधन, ठीक है। प्रकाशन वर्ष रहने देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए कि छवि के बंधन किसका है। तो छवि के बंधन है भारत भूषण अग्रवाल जी की, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ अन्य चीज़ों की बात की जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं इसमें क्या अभिव्यक्त हुआ है? इनकी जो रचनाएं विशेष रूप से एक दर्द की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। ध्यान रख लेंगे कि अगर पूछा जाए प्रयोगवादी रचनाओं में किनकी कविताओं में दर्द की अभिव्यक्ति विशेष रूप से हुई है, तो दर्द की अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? दर्द की अभिव्यक्ति हुई है भारत भूषण अग्रवाल की रचनाओं में, ठीक है। और इस दर्द की अभिव्यक्ति कहीं कहीं त्रास के रूप में भी और कहीं कहीं व्यंग्य के रूप में भी आती है। जो दर्द है वो क्या बनता है? कभी त्रास के रूप में आता है या फिर कभी व्यंग्य के रूप में भी आता है, ठीक है। ध्यान रख लेंगे ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में बस इतना ही जान लीजिए। इनको साहित्य अकादमी कब प्राप्त हुआ? 1978 में। उतना वह सूरज है जो है, ये उतना वह सूरज है 1978 में इनकी जो रचना है उसके लिए क्या प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। आगे अब चलती हूँ। अब है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के संबंध में एक चीज़ जान लेना जरूरी है, मैं लिख देती हूँ कि वैचारिक दृष्टि से किस प्रकार थे। शमशेर बहादुर सिंह जो है वो वैचारिक दृष्टि से मार्क्सवादी थे, ध्यान रख लेंगे, मार्क्सवादी। शमशेर बहादुर सिंह वैचारिक दृष्टि से मार्क्सवादी थे, किंतु यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना है, किंतु उनका कवि सौंदर्यवादी है, सौंदर्यवादी। ये ध्यान रखेंगे वैचारिक स्तर पर किस प्रकार के थे? मार्क्सवादी, किंतु उनका कवि हृदय जो है वो कैसा है? वो है सौंदर्यवादी, ठीक है। शमशेर ने अपने प्रयोग में अधिक प्रवृत्त हुए हैं, ठीक है। उनकी कविता में सूक्ष्म और संश्लिष्ट अनुभव की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। ध्यान रखेंगे उनकी कविताओं में किसकी अभिव्यक्ति अधिक हुई है? उनकी कविताओं में सूक्ष्म एवं संश्लिष्ट अनुभव की अभिव्यक्ति क्या है? अभी अधिक हुई है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सूक्ष्म और संश्लिष्ट तात्पर्य जुड़े हुए, इसकी अभिव्यक्ति अधिक हुई है, ठीक है। लेकिन परिष्कृत बिंब, उत्कृष्ट शिल्प और आत्मीयता का भाव उनकी कविताओं को क्या असामान्य भी बना देता है। कभी कभी उनकी कविताओं में जो प्रयोग किया है उन्होंने, बिंब, शिल्प, इससे उनकी कविताएं क्या होती हैं? कभी कभी असामान्य भी लगने लगती है, ठीक है। तो ये जो किस शतक के कवि हैं? शमशेर बहादुर, ध्यान रख लेंगे, शमशेर बहादुर दूसरे शतक के कवि हैं, ठीक है। किस शतक के? दूसरे शतक के कवि हैं। किस शतक की बात करूं, किस शतक से संबंधित? दूसरे। इसके पहले भी हमने पढ़ा तो वो भी भारत भूषण अग्रवाल को पढ़ा ना, वो भी दूसरे शतक के कवि हैं, ठीक है। ध्यान रख लेंगे
ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए क्या प्राप्त हुआ है? तो उनको साहित्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 1972 क्या हुआ? क्या प्राप्त है? साहित्य अकादमी प्राप्त है। और किस रचना के लिए? बुनी हुई रस्सी के लिए। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। अब है नरेश मेहता। नरेश मेहता को क्या प्राप्त है और कब प्राप्त है? नरेश मेहता जो है वो, ये उनके संबंध में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि नरेश मेहता जो है प्रयोगवाद में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान इनका भी है। ठीक है। और इनको किस रचना के लिए? ज्ञानपीठ 1992 में संपूर्ण कृतित्व के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। और साहित्य अकादमी किसके लिए प्राप्त हुआ था? उनकी रचना है अरण्या। कब मिला था? 1988 में। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब आगे चलते हैं। धर्मवीर भारती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती को क्या मिला था? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान कब? 1994 में। सपना भी इस रचना के लिए इन्हें क्या मिला था? इस रचना के लिए इन्हें मिला था व्यास सम्मान। कब? इनको मिला था 1994 में। ठीक है। अब है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है वो, उनको साहित्य अकादमी का 1984 में। लोग भूल गए हैं, इसके लिए लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इस तरह टाइप की इनकी रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, तो उनकी रचना लोग भूल गए हैं, इसके लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी। ठीक है। और कब मिला है? 1984। ये रही हमारी दूसरे सप्तक के कवियों की बात। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सप्तक के कवियों में। तीसरे सप्तक के कवि हैं हमारे विजयदेव नारायण शाही, नहीं, कुंवर नारायण। ये ध्यान रख लेंगे, यहाँ कुंवर नारायण टाइपिंग मिस्टेक है, नारायण। ठीक है। इनको कब? ज्ञानपीठ 2005 में। संपूर्ण कृतित्व के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ। किसे? कुंवर नारायण। विजयदेव नारायण शाही नहीं है, ध्यान रख लेंगे ये चीज़ें। ठीक है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1905 में, उनके संपूर्ण कृतित्व के लिए। साहित्य अकादमी 1995 में। कोई दूसरा नहीं, इसके लिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी। और व्यास सम्मान आत्मजयी, की बहुत पूछी गई है रचना, बहुत बार, ध्यान रख लेंगे। आत्मजयी कठोपनिषद पे आधारित 1995 में, नचिकेता का। ठीक है। कब? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, कुनाओ नदी। और एक तो रचना नाटक आपके सिलेबस में ही लगी है, बकरी करके, है ना, जिस पर व्यंग्य है। उनको खूंटियों पर टंगे लोग 1983 में क्या प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। खूंटियों पर टंगे लोग, लोगों का कहाँ टांग दिया गया है? खूंटियों पर। इस पर क्या प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी। अब है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ कब? 2013 में। किसके लिए? उनके संपूर्ण रचना के लिए। ठीक है। और साहित्य अकादमी कब? 1989। ठीक है। अकाल में सारस के लिए। व्यास सम्मान कब? 1997 में। कब? 1997। में प्राप्त हुआ था। किस रचना के लिए? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए। ठीक है। क्या प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान। किसे? केदारनाथ सिंह को। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। चौथे सप्तक में नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को, इसके लिए क्या प्राप्त हुआ है? इनको छिलते हुए अपने को 2019 में इनको प्राप्त हुआ है। छिलते हुए अपने को काव्य है उनका। क्या प्राप्त हुआ इनको? साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त हुआ है। जो भी क्लास करवाए जा रहे हैं, आई होप कि आप लोग
उसे देखते होंगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते होंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।